नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम अभी जो मिड टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन पेपर है जो कि एक प्राइवेट स्कूल का है, उसको आज हम सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन आने हैं, कितने क्वेश्चंस आने हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो क्वेश्चन पेपर में जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन ए, जिसमें 20 MCQs हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। देखो, इन क्वेश्चनों को करते समय हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमें बस आंसर से मतलब है कि आप कितने कम से कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हो। आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, बट आपको आंसर निकालना है कम से कम समय में। ठीक है, हम ट्राई करते हैं। देखो, हो सकता है आप किसी और मेथड से निकालो, मैं किसी और मेथड से निकालता हूँ, तो हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और सबसे कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर्स देन देयर HCF। हमेशा याद रखना, कभी भी प्राइम नंबर्स का जो हम HCF निकालते हैं वो हमेशा 1 आता है। कि प्राइम नंबर्स का कभी भी HCF निकालोगे तो वो 1 आएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ कि प्राइम नंबर 2 एंड 3 ले लो, HCF क्या आ जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या है 1। 3 एंड 7 ले लो, HCF क्या आएगा 1। 5 और 7 ले लो, HCF क्या आएगा 1। तो हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर्स का HCF ऑलवेज 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, HCF ऑफ AB इनटू में LCM ऑफ AB, ये क्या होगा मेरे पास। हमेशा याद रखना, एक फार्मूला बताया था कि HCF इनटू में LCM की अगर 2 नंबर्स के मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो ऑलवेज ये होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल। तो मेरे इसमें नंबर्स क्या थे, A और B, तो HCF इनटू में LCM इक्वल्स टू में A इनटू में B। तो ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि चैप्टर नंबर 2 से है, कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px आर। कभी जब ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको तो सबसे पहले हमें डायग्राम देखना है। उस डायग्राम में बात किसी कर रहा है, px या py की। अगर वो px के जीरोज पूछ रहा है तो हमें x एक्सिस पर जो ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर वो y की बात कर रहा है, py की, तो y एक्सिस पर जितने पॉइंट्स पर कट मिलेगा मुझे उसके नंबर ऑफ जीरोज उतने। तो इस क्वेश्चन में देखो px के बारे में पूछ रहा है, और तो x एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है 1 और 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हैं 2 की, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस मेरी आप उसमें जो चैप्टर की वीडियोस हैं उसमें देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू में 0 आर। कि इसके जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है। तो देखो हम फाइंड आउट करते हैं, 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू में माइनस 6 इक्वल्स टू आ गया माइनस का 12। तो अब मुझे ऐसा पेयर देखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आ जाए। तो मेरे पास एक जो पेयर है वो क्या है कि -4 इंटू में 3, देखो क्या आ गया -12, बट मैं -4 और +3 को करूँगा तो -1 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो जो मेरा बाइफ्रिकेशन हो जाएगा वो मिड टर्म स्प्लिट में क्या बन जाएगा कि 2x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 2, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 2, तो 2x प्लस 3 और x माइनस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/2 और x इक्वल्स टू में 2, कि जो कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, या ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। देखो, अगर आपसे मान लो ऐसे रूट्स नहीं निकलते हैं तो MCQs में आपको फ़ायदा हो जाता है कि 4 ऑप्शन है, चारों में से एक एक करके हम इसमें अप्लाई करेंगे, जिसमें आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा वही मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा।
बट इसमें टाइम लगता है। बट आपको अगर ऐसे सॉल्व करना आता है प्रॉपर मेथड से तो आप जल्दी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। कि अगर आपके पास टाइम है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आप वो हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। कि जैसे चेक कर लेते हैं, देखो कैसे कि 2x के बदले अगर मैं 2 पुट करूँगा, माइनस का 2 माइनस 6, तो 2 इंटू में 4 माइनस का 2 माइनस का 6, तो 8 माइनस 8 क्या आ गया 0। सेटिस्फाई कर रहा है 2। तो 2 ने जब सेटिस्फाई करा तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा कि -2 वाला। तो ये 2 ऑप्शन थे। तब इसमें हम पुट करेंगे -3/2, चेक करके देखेंगे। तो 2 -3/2 का स्क्वायर माइनस -3/2 -6। तो देखो 2 इंटू में 9/4 प्लस 3/2 -6, 2 आ जाएगा। 9/2 प्लस 3/2 माइनस का 6, एलसीएम 2 आ गया। 9 प्लस 3 -6, तो 12/2 माइनस का 6, तो 6 माइनस 6 0 आ गया। तो इन दोनों वैल्यूज़ ने इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, 2 और -3/2। तो ये भी एक मेथड था, बट ये आप तब करना जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, तो फिर आप इनको पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उसमें आपको 4 ऑप्शंस पुट करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। जो सेटिस्फाई कर देगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्या द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 और 4 फ्रॉम द x एक्सिस इज। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पॉइंट क्या है मेरा कि x का -3 1 2 3 और y का +4 1 2 3 4। तो ये पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर कि -3 और 4। वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, x एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखना है। तो y पर कितने यूनिट्स पर है, 4 पर है। तो सिंपल सा आंसर है कि ये वाला पॉइंट x एक्सिस से 4 यूनिट पर है। तो डिस्टेंस इज 4 यूनिट। देखो ना मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ना और कुछ को सोचा, सीधा ग्राफ बना के देखा जहाँ पर पॉइंट है। तो देखो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपका पेपर में टाइम बचाएंगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड एट B एंड 10A इक्वल्स टू में 4/3 इफ AC इक्वल्स टू में 5 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द BC। देखो बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये रहा। क्योंकि MCQs में मुझे सॉल्यूशन नहीं दिखाना कि मैंने इसको कैसे सॉल्व करा है, बस मुझे आंसर से मतलब है कि मैंने इसका आंसर कैसे निकाला है। देखो ट्रायंगल ABC में कह रहा था, B क्या है, राइट एंगल है। 10A की बात कर रहा है तो मैं A को यहाँ ले लूँ और C मेरा यहाँ हो जाएगा। कह रहा है 10A इक्वल्स टू में 4/3 है। और 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो 4 मेरा परपेंडिकुलर है, बेस मेरा 3 है, AC कह रहा है वो 5 है। देखो अब उसने पूछा लेंथ ऑफ द BC कितना है, 4 सेंटीमीटर। इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद द वर्टिसेस 0 4 0 0 एंड 3 0। देखो कितने सिंपल तरीके से करूंगा इसको मैं। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाएं, पॉइंट को प्लॉट करके देखते हैं। पहला पॉइंट है 0 और 4 कि मतलब x की वैल्यू 0 है और y 4 है, तो ये y एक्सिस पर मिलेगा मुझे 1 2 3 4 कि ये पॉइंट है मेरा 0 4। दूसरा पॉइंट है 0 0 जो कि ओरिजिन हो गया। तीसरा पॉइंट है 3 0 जो कि x एक्सिस पर मिलेगा 1 2 और 3, तो ये हो गया मेरा 3 और 0। तो इससे हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल की एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई और ये हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो ये डिस्टेंस मेरा क्या है 3, ये डिस्टेंस क्या है 4।
राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस से, ये क्या निकलेगा 5। कैसे 9 प्लस 16 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कितना आ गया 25, अंडर रूट में आ जाएगा हाइपोटेनस के, तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है। अब पेरीमीटर में क्या होता है, किसी भी फिगर की पेरीमीटर निकालने के लिए उसकी जो साइड्स हैं, जो साइड्स की लेंथ हैं, उनको ऐड अप कर लो। तो इनको मैं करता हूँ 5 + 3 8 + 4 12, 5 + 3 + 4 12, तो 12 यूनिट इसका पेरीमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे समझाना है आपको, बट जब आप पेपर में करोगे तो विद इन सेकेंड्स में आप इनके आंसर निकाल सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। अगर मैं देखो इनका डिस्टेंस फार्मूला से इनका पहले डिस्टेंस निकालूं, फिर इसका डिस्टेंस निकालूं, फिर इसका डिस्टेंस निकालूं, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आपको अपनी थिंकिंग ऐसे बनानी है कि क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करना है। तो ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस करोगे तब आएंगी। ठीक है। अब हम करेंगे सा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग्स, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग्स इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035 द नंबर ऑफ बैड एग्स। देखो किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसका फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में टोटल नंबर इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी, कि जिस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा है वो ऊपर और नीचे टोटल नंबर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, वो मेरी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग, इसमें अब अंडों की बात कर रहा है। कह रहा है जो बेकार अंडे हैं कितने में से 400 में से, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये कि फाइंड द नंबर ऑफ बैड एग्स, कि बैड एग्स, नंबर ऑफ बैड एग्स अपॉन में टोटल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो बैड एग कितने हैं मुझे पता नहीं, बैड एग अपॉन में टोटल कितना है 400, प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 0.035। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, 2 0 से 2 0 डायरेक्ट यहीं कट गई। ठीक है। तो जो बेड एग हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे 35 इंटू में 4 अपॉन में 10। तो मैं अगर इसको 5 से करता हूँ तो 5 7 जा 5 2, यहाँ से 2 से 4 पे गया, तो 7 इंटू में 2 14। तो मेरे 14 बेड एग्स हैं, कि जो ऑप्शन नंबर है बी। ये मेरे 400 में से जो 14 जो अंडे थे वो मेरे बिल्कुल बेकार थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 3, -5, -7, -4, 0 और -k एंड इट्स सेंट्रॉइड इज 2, -1, देन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कोई भी अगर ट्रायंगल हो x1 y1 है, उसके वर्टिसेस दिए हों x2 y2 x3 y3, और मुझे इसका सेंट्रॉइड निकालना हो, तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं मेरे क्या होते हैं, देखो x1 + x2 + x3 अपॉन में 3, y वाला y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। तो ये मेरे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो x वाले मुझे सारे गिवन है, सिर्फ मुझे क्या निकालने हैं y वाले की मुझे मिसिंग है। तो ठीक है, x वाला तो मुझे पता ही है 2 है, और y वाला कितना है -1, तो हम सिर्फ y वाले को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो y वाले को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि -5 + 4 -k अपॉन में 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा -1, क्योंकि मुझे k की फाइंड आउट करनी है और k किस में है y ऑर्डिनेट्स में, तो सिर्फ y वालों को ले लिया मैंने। तो देखो क्या बन गया ये -1 - k अपॉन में 3 इक्वल्स टू -1। जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 - k इक्वल्स टू में -3।
तो ये इधर आ जाएगा -1 + 3 = में k। तो k की वैल्यू जो आ गई मेरी वो क्या आ गई 2, कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो मेरा करेक्ट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस एक ये जो कंसेप्ट है ये नया आया है, ये आपने अभी 10th में पढ़ा नहीं होगा। सेंट्रॉइड, तो अगर कोई ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस हैं तो उसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 + x2 + x3 / 3, तो x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। y का निकालने के लिए y1 + y2 + y3 / 3, तो y का निकल जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ द इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देन k की वैल्यू बतानी है मुझे कि k <= 4 है, k <4 है, k > 4 है, या k > 4 है। देखो रूट्स के बारे में बताता हूं मैं, उसके लिए निकालने के लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, नेचर ऑफ रूट्स। ये चैप्टर नंबर 4 में है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, जो कि डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे d, और d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। ठीक है, अगर d > 0 है तो रियल रूट्स, अगर d > 0 है तो रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स, और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे और दोनों ही रियल और अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d = 0 आता है तो इक्वल रूट्स और रियल, कि दोनों सेम रूट होंगे। अगर एक रूट इसका x है तो दूसरा भी एक रूट अगर 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, अगर एक 5 है दूसरा भी 5 होगा, कि दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल होगी और दोनों ही रियल होंगे। d इज <0 तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो ये चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है, देख लेना, इजी क्वेश्चन है। अब उसने कंडीशन क्या दी, कह रहा है हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन क्या है कि d इज > 0, कि जो d है वो > 0 है, और d की वैल्यू क्या होती है b² - 4ac > 0। b मेरा क्या है 4, 4 का स्क्वायर -4 × a मेरा 1 है और c है मेरा k, तो > 0। तो 16 - 4k > 0। तो अब ये क्या बन जाएगा, इधर आके कि 16 को मैंने यहीं रखा > 4k, तो अब 16 / 4 > k, मैं इसको करता हूँ तो 4, कि 4 इज > k, ये मेरा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, क्या चीज़ अप्लाई होनी है। ठीक है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं, बस आपको पता है ना क्या है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो डायरेक्ट d इज > 0, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस रफ में आप फटाफट से ये लिखोगे कि b² - 4ac क्या होता है, 4 का स्क्वायर -4 × 1 × में k > 0, सॉल्व करा, आंसर आ गया। विद इन 15 सेकेंड्स में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कौन से रिलेटेड चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है और क्या यूज़ करना है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 43x + 222। अब मुझे इसके जीरोज बताने हैं कि वो बोथ इक्वल हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, बोथ नेगेटिव हैं, या फिर बोथ पॉजिटिव हैं, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, ये भी चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन है, और रूट्स निकालने का उसमें एक फार्मूला है कि x = माइनस का b ± √d अपॉन में 2a, और d की वैल्यू आपको पता है क्या है, b² - 4ac। ठीक है ना, इसकी हेल्प से चलो हम निकाल के देखते हैं। पहले d निकाल लेते हैं क्या है,
कि मेरा जो डी है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है मेरा 43, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 2 2 2। तो देखो 43 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1849 1849। 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 888 तो 961। जो डी की वैल्यू आ गई मेरी 961। तो देखो फार्मूला क्या है रूट्स निकालने का कि x इक्वल्स टू में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन में 2a। तो माइनस b माइनस का 43 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 961 अपॉन में 2a है मेरा 1, तो 2 आ गया खाली। और अंडर रूट ऑफ 961 होता है 31 का। तो देखो x की जो वैल्यूज़ आएंगी कि माइनस का 43 प्लस माइनस 31 अपॉन में 2। तो इसके जो दो रूट्स हैं वो क्या क्या होंगे, देखो कि x इक्वल्स टू में माइनस का 43 प्लस का 31, माइनस का 43 माइनस का 31। तो देखो प्लस माइनस माइनस नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव 43 है माइनस, तो दोनों के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, दोनों नेगेटिव हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 कि बोथ आर नेगेटिव रूट्स। सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको आप अगर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते तो बहुत टाइम लगता और हो सकता है आंसर गलत आता आपका। तो बस ये देखना है कि किस क्वेश्चन को मैं किस टेक्निक से यूज़ करूं कि जिससे जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ़ x इक्वल्स टू a y इक्वल्स टू में b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू में 2 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू में 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करा करो, जो ऑप्शंस दिए हैं डायरेक्ट अप्लाई करके देखो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को वही मेरा आंसर है। बहुत ईजी है। देखो 3 + 1 पहले इसमें ट्राई करते हैं। तो 3 + 1 4 ये हो सकता है, 3 + 5 ये हो ही नहीं सकता, 3 + 1 4 ये हो सकता है, और माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इस वाली इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है ना, अब ये दोनों कर रहे थे, अब इन्हीं को दूसरी वाली इक्वेशन पुट करके देखो। कह रहे देखो 1 - 3 क्या आ जाएगा -2, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है वो क्या आ गया, सी। ठीक है, ये मैंने जल्दी करने के लिए बताया आपको कि जल्दी इसको कैसे कर सकते हैं। देखो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो इसमें कि x और y का जो आंसर आ रहा है a और b आ रहा है, तो पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं कि x - y इक्वल्स टू में 2 है और x + y इक्वल्स टू है 4। ऐड अप करेंगे, ये कैंसिल आउट, तो 2a इक्वल्स टू में 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे इसको कि 3 + y इक्वल्स टू में 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यार मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। कि जिस तरीके से आपका आंसर कम समय में निकले MCQs में, सिर्फ MCQs के लिए है ये एक्सक्यूज कि आप इसको जैसे मर्जी करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व करना है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है चैप्टर नंबर 5 से, AP। कह रहा द nth टर्म ऑफ द AP 741 - 2 क्या होगी उसकी nth टर्म। देखो सबसे पहले तो nth टर्म का फार्मूला पता होना चाहिए कि an क्या होता है, a प्लस में n - 1d होता है। तो AP में a क्या है मेरा 7, nth टर्म पूछ रहा है तो मुझे n की वैल्यू पता ही नहीं है। d होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 - a1, तो 4 - 7 क्या आ गया -3, -3, 7 - 3n और +3, तो 10 - 3n जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ये मेरा आ गया। ठीक है।
अगर आपको कंसेप्ट पता है तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है का द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। रेशियो मुझे निकालना है। तो देखो पॉइंट्स है मेरे ए -2 3, बी पॉइंट है 3 और 7, वाई एक्सिस को डिवाइड कर रही है। तो वाई एक्सिस पर जो को पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स का 0 और वाई की कोई ना कोई वैल्यू। जब हमें रेशियो एज्यूम करना होता है तो हम उसको एज्यूम करते हैं k रेशियो 1। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, कैसे मल्टीप्लाई होता है रेशियो। 3k -2 अपॉन में k + 1 कि k किससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से। 1 मल्टीप्लाई होगा अपोजिट वाले से -2 से, अपॉन में सम ऑफ रेशियो। उधर से 7k + 3 अपॉन में k + 1, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस वाले पॉइंट के इक्वल्स टू में 0 y। तो मैं कंपेयर कर लूँ सीधा y ऑर्डिनेट से, क्योंकि देखो यहाँ भी मुझे k की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू यहाँ नहीं पता, तो सॉल्व होगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो वैल्यूज़ गिवन हो उससे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विद द x ऑर्डिनेट। तो 3k -2 अपॉन में k + 1 इक्वल्स टू में 0। जब k + 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3k -2 इक्वल्स टू में 0। तो k इक्वल्स टू में 2/3। तो रेशियो हो गया मेरा 2:3 की, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन करते हैं हम। कह रहा है इफ 2 cos 3a इक्वल्स टू में 1 देन द वैल्यू ऑफ a। तो देखो दिया क्या है, मुझे गिवन है कि 2 cos 3a इक्वल्स टू में 1। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा कि cos 3a इक्वल्स टू में 1/2। अब देखो कि cos के किस एंगल पर 1/2 मुझे वैल्यू मिलती है, तो वो है 60। cos 3a इक्वल्स टू में cos 60, क्योंकि cos जो 60 की वैल्यू है वो है 1/2। तो देखो दोनों फंक्शन cos के हैं तो दोनों के एंगल भी सेम होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि 3a इक्वल्स टू में 60, तो a मेरा क्या हो जाएगा, 60 अपॉन में 3, आंसर आ गया 20 डिग्री। तो 20 डिग्री इज द ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ द पॉइंट x4 लाइज ऑन अ सर्कल हुज सेंटर इज 0 0 एंड द रेडियस इज 5, फाइंड द x की वैल्यू। या कह रहा है द x इज इक्वल टू, क्या होगा, देखो वो कह रहा है एक सर्कल है और इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ये P है, जिसकी वैल्यू है x4। सर्कल के सेंटर हैं 0 0 हैं और ये इसकी रेडियस है 5। तो इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फार्मूले से कर लो आप। तो देखो ऑलवेज याद रखना कि डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट x है और ये y है और ये 0 0 से, कभी भी जो डिस्टेंस निकालना हो और विद द ओरिजन 0 0 से, तो डायरेक्ट निकाल दोगे। क्या हो जाएगा वो, x² + y², ये आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का, अगर किसी चीज़ में मैं 0 घटाऊंगा तो कुछ मिलेगा मुझे, नहीं, सेम वही चीज़ मिलेगी मुझे। तो सीधा डायरेक्ट x² + y², ये टेक्निक यूज़ करनी है। तो यहाँ पर देखो a भी मेरा क्या हो जाएगा 5, तो अंडर रूट में x मेरा x ही है तो x² प्लस y मेरा 4 है तो क्या हो जाएगा 16। रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो x² + 16, 16 इधर आ जाएगा तो x² इक्वल्स टू में 25 - 16 बचा 9, तो x² इक्वल्स टू में 9। तो जो x की वैल्यू है ±3, दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं x की। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ़ p
इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो मिड पॉइंट का बताता हूं मैं, ए बी x1 y1 x2 y2, और ये पॉइंट्स का सी क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के में क्या कंडीशन आ जाती है कि देखो अगर मुझे सी के ऑर्डिनेट निकालने हैं x और y, तो क्या करोगे, और ये मिड पॉइंट है तो दोनों x पॉइंट्स को जोड़ लो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट का है। तो हम सेम इसमें अप्लाई करेंगे। अब मेरा मिड पॉइंट क्या है, मेरा a/3 और 4। बाकी दो मेरे पॉइंट्स क्या हैं, एक जो पॉइंट है ये दिया हुआ है -6 और 5, दूसरा पॉइंट है -2 और 3। देखो मुझे a फाइंड आउट करना है तो मुझे सिर्फ x वाले ऑर्डिनेट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो a/3 किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों x वालों को जोड़ लो, -6 -2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो a/3 इक्वल्स टू में -8/2, इसको काटोगे -4, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा -12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 वेडनेसडे। हमेशा याद रखना जब भी नॉन लीप ईयर वाला क्वेश्चन होगा, कौन सा क्वेश्चन, नॉन लीप ईयर, और उसमें 53 वेडनेसडे पूछ ले, 53 मंडे पूछ ले, 53 ट्यूसडे पूछ ले, कोई भी डे पूछ ले 53, तो उसका डायरेक्ट आंसर हमेशा याद रखना 1/7। किस कंडीशन में, नॉन लीप ईयर, 53 एनी डे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 53 मंडे या ट्यूसडे बट नॉन लीप ईयर की जगह आ जाए लीप ईयर, लीप ईयर, वहां पर आंसर हो जाएगा आपका 2/7। कैसे आएगा, मैं जब चैप्टर कराऊंगा आपको बताऊंगा कि कैसे ये आंसर आता है, ठीक है ना। अभी बस आप ये याद कर लो कि नॉन लीप ईयर हो और 53 एनी डे, 1/7, लीप ईयर में आंसर 2/7 हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रख लो, टाइम बचाना है हमें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर हैं और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि जब ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का जो प्रपोर्शन होता है वो इक्वल होता है। और साइड का प्रपोर्शन कैसे बनता है, देखो यहां पर क्या था, ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो साइड का प्रपोर्शन कैसे बनेगा, साइड का प्रपोर्शन बनेगा कि AB अपॉन में PQ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड चलेंगी, इक्वल्स टू में BC और उसका QR, AC अपॉन में PR, बन गया। अब देखो वैल्यू मुझे क्या निकालनी थी, x की, इनकी वैल्यूज और पुट कर लेता हूं मैं। देखो AB कितना है 12, PQ कितना है 9, BC कितना है 8, QR X, AC 10 और वो 7.5। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, चाहे मैं इसके इक्वेट कर दूं चाहे इसको ले लूं, मैं इन दोनों को ले लेता हूं कि 12 अपॉन में 9 इक्वल्स टू में 8/x। 4 से करा 2 गया, 4 से गया 3 गया, तो 3x इक्वल्स टू में 18, तो x इक्वल्स टू में 18/3 की काटने पर आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। साइड्स का प्रपोर्शन ध्यान रखना, जिस सीक्वेंस में ये दिए हैं सिमिलर उसके अकॉर्डिंग मुझे लेना है, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकता मैं कि AB अपॉन में QR, जो सीक्वेंस ये दिया है उसी के अकॉर्डिंग साइड्स का प्रपोर्शन लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब इसका रह गया एक क्वेश्चन नंबर 20, वो और मैं आपको बता देता हूं। इसमें कह रहा है कि इफ अ लैडर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द वॉल
एंड स्टॉप सीरीज द विंडो इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड देन द लेंथ ऑफ द लैडर। तो देखो कह रहे एक दीवार है, ये एक लैडर है दीवार के साथ लगी है, जो दीवार से कितनी दूरी पर है 12 मीटर पर, ठीक है। और वो जो विंडो है जहाँ पर ये लैडर पहुँच रही है, ये लैडर है, वो विंडो है 9 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। आपको पता है ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज होती है, तो इसका स्क्वायर करूंगा 44, इसका स्क्वायर करूंगा 81, दोनों को ऐड करो 144 81 कितना आ गया 522। किसका स्क्वायर रूट होता है ये 15 का। आंसर आ गया कि अगर मैं 15 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा 225। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निकालनी है, अरे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस यूज हो रही है। कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज भी कर देते हैं आपको। जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व ना हो, सबसे आसान तरीका है उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, आगे क्वेश्चंस करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपका टाइम ख़राब कर सकता है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगेन आप उस क्वेश्चन पर आओ और फिर उसमें अपना दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब सेक्शन बी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। आई होप अच्छा सेशन रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपको अलग तरीके से आते थे, मैंने अलग तरीके से कराए, जिसमें आपका टाइम बचा, ठीक है। सेक्शन बी हम इसी तरह से अगले पार्ट में आपको कर के दिखाता हूँ। थैंक यू।